हेलो। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं और बाद में उसके पहले वीडियो में एक्चुअली हमने सीखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने सीखा था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसी होती है वेक्टर्स की। एक्चुअली आज भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मेथड अलग है। आज है ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वो मेजर करना जरूरी है। इसके लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है और आपको बताना है कि दो वेक्टर्स में एंगल कितना है। ध्यान से देखना और बताना। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 30 डिग्री, देन यू आर रॉन्ग। अगर इन दोनों वेक्टर्स में, इस एग्जाम्पल के लिए इन दोनों वेक्टर्स में अगर आप कह रहे हो कि आपका एंगल है 60 डिग्री, तो आप गलत हो। और इस थर्ड एग्जाम्पल के लिए अगर आप कह रहे हो कि आपका एंगल है 300 डिग्री, अगर आप कह रहे हो कि आपका एंगल है 300 डिग्री, तो भी आप गलत हो। और फाइनल एग्जाम्पल है ये, जिसमें अगर आप कह रहे हो कि आपका एंगल है 120 डिग्री, तो इस बार आप सही हो। मतलब वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो मेजर करने के लिए कुछ कंडीशंस है। जो दिखता है एंगल वही नहीं होगा। और उस कंडीशन को आइए हम जानते हैं कि वो कंडीशंस क्या है। कंडीशंस क्या है? तो हमें, जब हम वेक्टर डिनोट करते हैं तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, और ये जो आखिरी वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं टेल। तो कंडीशन ये है कि वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो मेजर करने के लिए हमारे वेक्टर्स कैसे जुड़े होने चाहिए। तो वेक्टर्स हमारे जुड़े होने चाहिए, एक तो टेल से टेल, मतलब टेल टू टेल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में जुड़े हुए हैं। देखिए ये होते हैं हेड और दोनों वेक्टर्स जुड़े कहाँ हुए हैं? टेल पे। या फिर आपके दोनों वेक्टर जुड़े होने चाहिए हेड टू हेड, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। मतलब वेक्टर्स जुड़े कैसे होने चाहिए? आइदर हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। ये हो गई एक कंडीशन कि वेक्टर्स जुड़े कैसे होने चाहिए। और लास्ट कंडीशन है कि उन दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना होना चाहिए। मतलब वो जो थीटा है जो मेजर करने वाले हैं, वो थीटा होने चाहिए 180 डिग्री या फिर उससे कम, या फिर 0 डिग्री और उससे ज्यादा। मतलब आपका एंगल जो है 0 टू 180 डिग्री में होगा। बस यही दो कंडीशन है जो हमें चेक करना है अगली बार जब हम देखेंगे कि दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है, ये फाइंड आउट करते हुए। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं और वो सब जो रॉन्ग थे उन्हें हम करेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा पिछला पहला एग्जांपल। इसमें क्या था प्रॉब्लम? यहाँ देखिए, यहाँ वेक्टर्स कनेक्टेड कैसे है? एक का हेड है और दूसरे का टेल। तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो वेक्टर्स कनेक्ट कैसे होने चाहिए? वेक्टर्स कनेक्ट होने चाहिए हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो वेक्टर है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि इसको हेड टू हेड बनाएंगे कुछ इस तरह। मतलब ये वेक्टर पहले ऐसा था, ठीक है, और ये एंगल उन्होंने कितना दिया था? 30 डिग्री। हमने क्या किया? उसी लाइन ऑफ एक्शन से वो लाइन एक्सटेंड करी, ये वाली, और ये वेक्टर्स अब कनेक्टेड हो गए, दोनों वेक्टर्स हेड टू हेड। अब ये जो एंगल है वो होगा आपके वेक्टर्स के बीच में का एंगल। वो कितना होगा? ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस 30, मतलब आपका एंगल हो गया 150 डिग्री। और ये आपकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये आपका एंगल जो है वो है 0 टू 180 डिग्री के बीच में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब इसमें, इस सेकंड एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों वेक्टर जो है हेड टू टेल कनेक्टेड है। राइट। मतलब ना ही वो टेल टू टेल कनेक्टेड है और ना ही वो
हेड टू हेड, तो हम इसे भी सही करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस बार हम इस वेक्टर को वैसे ही रखेंगे, इस वेक्टर को, और जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में था, हम उसको लाइन ऑफ एक्शन पे क्या बोलते हैं, शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ अब आपके दोनों वेक्टर्स कैसे कनेक्टेड है, हेड टू हेड, ठीक है। और इन दोनों में जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये एंगल उन्होंने कितना बोला था, 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, वो हो गया 180 माइनस 60, मतलब कितना हो गया 120 डिग्री। ये हो गया आपका वेक्टर्स के बीच में एंगल। और आप कौन सा भी वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये शिफ्ट किया था, आप क्या कर सकते हो, ये वेक्टर भी शिफ्ट कर सकते हो। आंसर आपका सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल में देखोगे तो अब इस बार क्या हुआ है कि आपके दोनों वेक्टर्स जो है वो टेल टू टेल कनेक्टेड है। मतलब आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थीटा इन्होंने जो दिखाया है वो है 300 डिग्री, और वो 0 टू 180 डिग्री में नहीं बैठता। तो अब हम इस बार क्या करेंगे, इस बार हम ये वाला एंगल देखेंगे, ठीक है। टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 360 माइनस 300, मतलब ये हो गया 60 डिग्री। मतलब इस बार आपके दोनों वेक्टर का एंगल कितना हो गया, वो हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सिंपल था, समझ में आ गया। तो आइए वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमारा पहला लॉ सीखते हैं, जो कि है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, और हम वो ये लॉ तभी यूज करते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ को एक और नाम है जिसको कहते हैं हेड टू टेल अप्रोच, हेड टू टेल अप्रोच, ठीक है। इस लॉ का नाम ही बताता है कि ये लॉ कैसे काम कर सकता है। मतलब जब आपको दो वेक्टर्स दिए जाते हैं तो आप उन्हें ऐसे निकालोगे तो ये दो साइड्स तैयार करेंगे, और ट्रायंगल को साइड्स कितने होते हैं, 3। मतलब जब आपको इन दो वेक्टर की एडिशन करना होता है, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होता है एक रिजल्टेंट, ठीक है। और वो रिजल्टेंट आपको कैसे मिलेगा, इस ट्रायंगल को क्लोज करने के बाद, क्लोज करने के बाद मतलब जो रिमेनिंग तीसरी साइड होती है उसको ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। ट्रायंगल लॉ इतना आसान है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो दिए गए वेक्टर है उनको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। तो आइए हमारे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। पहला फोर्स क्या है, F1 इक्वल टू 20 न्यूटन, और दूसरा फोर्स है F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और एंगल है 30 डिग्री। हमको क्या करना है, हमको करना है F1 प्लस F2, ठीक है। ये हमको पूछा गया है। अगर ये ज्योमेट्रिकल मेथड है तो आपको पहले स्केल लेना पड़ेगा। स्केल हम लेते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से आपका 20 न्यूटन हो गया 2 सेंटीमीटर, और आपका 30 न्यूटन हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये आपको प्रॉपरली पेंसिल, पेन और कंपास लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आप इनिशियल पॉइंट लो, क्योंकि फोर्स F1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री पे एक 2 सेंटीमीटर की लाइन निकालो। ये हो गई आपकी लाइन। आप उस पॉइंट को नाम दे दो O इनिशियल पॉइंट, और A हो गया फाइनल पॉइंट। आपका दूसरा फोर्स कौन सा है, F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और वो है एंगल 30 डिग्री पे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन निकालनी है, और उस लाइन की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 3 सेंटीमीटर। आप फिर से नेमिंग कर लो, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब ये हो गए आपके दो साइड, और मैंने क्या कहा था कि आपको रिजल्टेंट कब मिलेगा, अगर आप ट्रायंगल को क्लोज करो। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह से क्लोज करेंगे तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ये आपका क्या है, ये आपका है रिजल्टेंट। मतलब
F1 प्लस F2, लेकिन F1 प्लस F2 ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। आपको उस फोर्स का डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे कि ये F2 है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री और वो बाहर की तरफ है, ये उसका हो गया डायरेक्शन। इसी तरह से आपको रिजल्टेंट फोर्स की भी डायरेक्शन चाहिए। वो निकालने के दो तरीके हैं, मतलब कैसे? ये O जहाँ पे आपने निकालना शुरू किया था इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और B वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ड्राइंग खत्म हुआ था, मतलब फाइनल पॉइंट। आपको करना क्या है, आपको ये इस तरह से ज्वाइन करना है कि आप जाएंगे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, मतलब इस डायरेक्शन में। और यही हो गई आपके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये हो गया आपका एफ आर यानी कि रिजल्टेंट। और एंगल कैसे होगा, इस फोर्स को आप हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है वो मेजर करोगे, वो हो गया आपका रिजल्टेंट। तो फाइनल आंसर कैसे होगा, अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो इस लाइन की लेंथ कुछ इतनी होगी 4.8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, और स्केल के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करोगे तो फोर्स कितना आएगा 48 न्यूटन, और थीटा जो है आप कंपास से मेजर कर सकते हो, वो थीटा आएगा लगभग 18 डिग्री। ठीक है, चेक कर लेना। और डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए एक और मेथड है, वो कैसे? मतलब ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, पहला वाला F1। F2 कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, F2। मतलब ये दोनों फोर्स मिला के एक कौन सी डायरेक्शन का सेंस बना रहे थे, वो बना रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। रिजल्टेंट के लिए आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन के अपोजिट में जाना है। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज में जा रहा था तो आपको रिजल्टेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। और यही हो गया आपके रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। तो आपके लिए दो मेथड थे रिजल्टेंट डायरेक्शन की, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, वो दोनों आपको बता दिए। ओके, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ। सब्सट्रैक्शन में आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं। सब्सट्रैक्शन मतलब आपको क्या करना है, F1 माइनस F2। ठीक है, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। अगर ये ग्राफिकल मेथड है तो आपको स्केल लगेगा, स्केल हम फिर से लेंगे 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उस हिसाब से आपका 50 न्यूटन कितना हो गया, वो हो गया 5 सेंटीमीटर, और आपका 70 न्यूटन कितना हो गया, वो हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब फिर से आपको बस इनिशियल पॉइंट लेना है, इनिशियल पॉइंट लो, इनिशियल पॉइंट लिया, F1 ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेंथ कितनी लोगे 5 सेंटीमीटर, इनिशियल पॉइंट मार्क करो O, फाइनल पॉइंट मार्क करो A। और अब आपको क्या करना है, F2 निकालना है। पहले हम जैसा F2 है वैसा ही निकालेंगे, मतलब एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मतलब आप क्या करोगे 120 डिग्री पे एक लाइन निकालोगे। ठीक है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, लाइन B निकाल लिया आपने, कितनी 7 सेंटीमीटर की, वेरी गुड, इसको आप नाम दो B। अब आते हैं यहाँ पे, इस F1 माइनस F2 को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूंगा। मतलब मैं इसको लिखूंगा F1 प्लस और ब्रैकेट में माइनस F2। अब ये कुछ अलग दिख रहा है, ये कुछ अलग दिख रहा है। मतलब आपको क्या, आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप बेसिकली एडिशन ही कर रहे हो, लेकिन किसके साथ, F1 की आप एडिशन कर रहे हो माइनस F2 के साथ। और ये कुछ बड़ा सा लगता है, क्यों? क्योंकि ये माइनस F2 क्या है, ये है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मतलब जब आपको एक वेक्टर दिया जाता है A से B, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, आप समझ लो कि 8 सेंटीमीटर, और अगर आपको उसका निगेटिव चाहिए तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करते हो, मैग्नीट्यूड उतना ही रखते हो। ये हो गया आपका निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मतलब BA बार को आप कैसे लिखते हो, निगेटिव ऑफ AB बार। बस यही करना है। मतलब ये जो अब 7 सेंटीमीटर है, आपको क्या चाहिए, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब B यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब आपको क्या करना है, उल्टे डायरेक्शन में जाना है। हम वही करेंगे, सिर्फ हम इस अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे
और लेंथ कितनी लेंगे आप 7 सेंटीमीटर ही लोगे, उसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। ये पहली फोर्स की डायरेक्शन थी, ये दूसरी फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये हो गया ट्रायंगल के दोनों साइड, कहाँ से OA और ये पॉइंट AB, OA और AB ट्रायंगल के दोनों साइड हो गए। तो आपको रिजल्टेंट कैसे मिलता है, जब आप उस ट्रायंगल को क्लोज करते हो, तो ट्रायंगल क्लोज कर लो, ठीक है। और ये OB आपको क्या देगा, OB आपको देगा रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, इनिशियल पॉइंट से जो कि है O, आप जाओगे B पॉइंट की तरफ जो है फाइनल पॉइंट, मतलब आपके फोर्स का डायरेक्शन है इस साइड और यही साइड है OB इज इक्वल टू F1 माइनस F2। और एंगल थीटा कैसा होगा, इस साइड की आप डायरेक्शन मेजर करोगे थीटा हॉरिजॉन्टल से, वही होगा आपका थीटा। तो ये भी हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इजी है। अब जबकि आपको ये समझ में आ गया, पैरेललोग्राम लॉ समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये भी सिर्फ दो वेक्टर के लिए यूज करते हैं, सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बस इसको नाम क्या है, टेल टू टेल अप्रोच भी कह सकते हैं, टेल टू टेल अप्रोच। आई होप कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि उसको हेड टू टेल क्यों कहते हैं। क्योंकि हम क्या करते थे कि एक वेक्टर ऐसा लेते थे पिछले एग्जाम्पल में और दूसरा वेक्टर ऐसे निकालते थे, मतलब इसके हेड को हमने कनेक्ट किया था इसके टेल से, इसलिए उस एग्जाम्पल को या फिर ट्रायंगल लॉ को हम कहते थे हेड टू टेल अप्रोच। लेकिन इसमें हम कनेक्ट करेंगे टेल टू टेल और इसीलिए उसका नाम है टेल टू टेल अप्रोच। तो पैरेललोग्राम लॉ में भी क्या होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही होगा, सिर्फ दो वेक्टर का। और ये ग्राफिकल मेथड है, तो इसके लिए भी स्केल लेगा, हम फिर से लेंगे स्केल 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से 50 न्यूटन कितना हो गया, वो हो गया 5 सेंटीमीटर, और 70 न्यूटन कितना हो गया, वो हो गया 7 सेंटीमीटर। फिर से स्टार्ट कर लो। आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट लो, नाम दो उसको O, F1 जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो निकालो 0 डिग्री पे F1 निकालो, 5 सेंटीमीटर की लाइन वो आपने निकाल ली, नाम दो A। अब हम यहां से कनेक्ट नहीं करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे O से, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, 120 डिग्री की लाइन निकालो, उसकी लेंथ कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दो A, लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम क्या करेंगे, OA को पैरेलल निकालेंगे, कहाँ पे, ऊपर की साइड पे, यहाँ पे पैरेलल निकालो उतनी ही लेंथ, और OA को पैरेलल निकालो इस साइड राइट साइड पे, उतनी ही लेंथ होगी। और ऐसा करने से आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। अब रिजल्टेंट किस केस में रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है डायगोनल डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। बस मतलब आपको रिजल्टेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को आप D बोलो, आपको बस इसका डायगोनल कनेक्ट करना है और वो ही हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। और उसका एंगल हो गया ये यहाँ पे थीटा, इसको मेजर कर लो तो आपका एंगल भी मिल चुका। और OD की लाइन लेंथ जो है वो आपको देगी उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो बाहर की तरफ जाता है वो देगा आपको डायरेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ इतना सिंपल है, बस नाम अलग है, बाकी बेसिक मेथड बेसिक प्रोसीजर दोनों में सेम है। अब आते हैं पॉलीगॉन लॉ की तरफ। पॉलीगॉन लॉ किसमें यूज करते हैं, जब हमारे पास 2 और मोर वेक्टर्स है, 2 और मोर वेक्टर्स। क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों जो मेथड थी उसमें अगर आपके पास दो वेक्टर है तब ही आप वो लॉ यूज कर सकते थे, लेकिन पॉलीगॉन लॉ के लिए वैसे नहीं है, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पॉइंट है जहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस है, एक फोर्स है 50 न्यूटन का, एक फोर्स है 60 न्यूटन का, एक फोर्स है 40 न्यूटन का और एक फोर्स है 30 न्यूटन का। सारे सब वेक्टर्स के एंगल दिए गए हुए हैं, सारे वेक्टर्स कनेक्टेड कैसे हैं, टेल टू टेल, मतलब जो भी एंगल दिए हैं वो प्रॉपर होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। आप इनिशियल पॉइंट लोगे, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ये भी इसका नाम ही बताता है कि अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, अगर आपको
रिजल्टेंट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन, मतलब जो साइड आप क्लोज करने के बाद आपको पॉलीगॉन मिलेगा वो ही साइड आपका रिजल्टेंट होगा। इसमें भी आपको क्या लगेगा, स्केल फिर से हम कितना लेंगे, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से 40 न्यूटन कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। 50 न्यूटन कितना हो गया, 5। और 60 न्यूटन कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और आपका 30 न्यूटन कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। मतलब स्केल तो फिक्स हो गई। अब आपको ड्रॉ करना शुरू करना है। मतलब हम पहले निकालेंगे 50 न्यूटन फोर्स का, इसको बोलेंगे हम F1। F1 के लिए 0 डिग्री पे है तो इनिशियल पॉइंट लो, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन निकालो, नाम दो ए। ये हो गया आपका F1। दूसरा फोर्स है आपका F2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन मतलब कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और एंगल क्या है, 30 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल से आप क्या करो, 30 डिग्री पे एक लाइन निकालो। उसकी लेंथ कितनी होगी, आप इस बार 3 सेंटीमीटर। ये कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, सॉरी। ये लेंथ आपकी जो होगी, ये लेंथ होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी थी आपकी, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अब आपका आ गया F3। F3 है आपका 40 न्यूटन। और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, वो है 90 डिग्री। आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन निकालो, यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन निकालो। उसकी लेंथ कितनी होगी, अगर फोर्स 40 न्यूटन है तो लाइन की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। थोड़ा हम नेमिंग करेंगे। ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया D। अब आ गया लास्ट फोर्स F4 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। वो कितने एंगल पे है, वो कितने एंगल पे है, इनिशियल से मतलब हॉरिजॉन्टल से वो है 120 डिग्री पे। क्योंकि ये 30 डिग्री जो है वो F3 के साथ है, मतलब हॉरिजॉन्टल केस के साथ एंगल कितना है, वो हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, ये 120 डिग्री पे एक लाइन निकालो। उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। आप उसको नाम दो। ये हो गया आपका फोर्स F4। अब अगर आप ठीक से देखोगे, पॉलीगॉन मतलब क्या, या नंबर ऑफ साइड्स बहुत होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब अगर आपको अब पॉलीगॉन चाहिए तो अब आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से। और वो कैसे होगा, इस तरह। और ये बन गया आपका पॉलीगॉन। और ये जो OE साइड है वही हो गई आपकी रिजल्टेंट। अगेन OE की जो लेंथ है वो आपको क्या देगी, लेंथ ऑफ OE वो आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड देगी। मतलब उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। और आपको डायरेक्शन कैसे मिलेगा, आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना है, मतलब डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट में एक पॉइंट बताऊंगा कि रिजल्टेंट फोर्स मतलब एक्चुअली है क्या, ठीक है। मतलब सोचो कि यहाँ पे आपके पास ये इतने सारे फोर्सेस थे, 50 न्यूटन था, 60 न्यूटन था, यहाँ पे 40 न्यूटन था, और यहाँ पे था 13 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या, कि इन सब फोर्स को सिर्फ एक फोर्स ही रिप्लेस करेगा, चाहे जो कुछ भी उसका मैग्नीट्यूड हो। इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। मतलब जो इफेक्ट इन सब फोर्स का था उस पार्टिकल पे, वो इफेक्ट अब ये सिर्फ अकेला प्रोड्यूस करेगा। मतलब इन 4 फोर्स के लिए अब आप सिर्फ एक फोर्स लिख सकते हो और उसी को कहते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। समझ में आया है। और यही पे हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड का चैप्टर खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe. It's free. Thank you.